सर, मिथिलांचल और इस बिहार में जिस प्रकार से घटना हो रही है, खासकर बात करें तो सूरज बिहारी, हमारी इस बिहार की बेटी नीट छात्रा, और इतने मर्डर, भ्रष्टाचार का समुद्र लहरा रहा है पूरे बिहार में। मतलब कोई काम, अभी एक सूचना मिली नवकान जहाँ है, इसी जगह की बात है। लेकिन सर सूरज बिहारी की हत्या, उसके बाद उसका पिता जो है सर, बेटे का जो है इंसाफ नहीं मिलने के कारण जो है सर उसकी मृत्यु हुई है। मैं अब नीट छात्रा की हत्या में सिस्टम इन्वॉल्व है। सिस्टम में जो भी है, सरकार है, जहाँ विधानसभा है, जहाँ सचिवालय है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। तो गांव में कोई जुल्म होगा तो कहाँ से न्याय मिलेगा? जुल्म होगा, समाजवाद जो है अंदर से निकल रहा है, फटेगी, आएगा, फटेगी, आएगा। देखते रहिए आप। जो चीज लोग अभी नहीं सोच रहे हो होगा। परमानेंट नहीं किसी की सरकार होती है। सत्ता की एक्सपायरी डेट होता है। सत्ता, ताकत और शासन, सबका एक्सपायरी डेट होता है। नमस्कार, जुड़िए संपूर्ण भारत न्यूज के साथ और मैं हूं यार यादव। इस वक्त देख सकते हैं हमारे साथ जो हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और गरीबों के मसीहा देवेंद्र प्रसाद यादव जी जुड़े हैं। और आज पूरी देश और दुनिया जो है ऐसे मुद्दों को जानेगा, ऐसी जानकारी जानेगा जिसका इंतजार इस नए पीढ़ी को वर्षों से था। आप किताब के माध्यम से, बुक के माध्यम से संघर्ष की कहानी को जानते होंगे, लेकिन असली कर्पूरी के संघर्ष की कहानी आज हम उनके शिष्य से जानेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद आपको। सर, हम आज जानना चाहेंगे कि सभी राजनीतिक पार्टी के लिए कर्पूरी जरूरी है और उनके नाम पे वो राजनीति करते हैं, लेकिन ऐसा क्या था कि कर्पूरी के लिए देवेंद्र प्रसाद यादव जरूरी था? ऐसा क्या हुआ था सर? वक्त था 1977 का। हम लोग 74 आंदोलन में निकले थे छात्र संघर्ष समिति के जरिए, जिसमें लालू जी भी बिहार के अध्यक्ष थे। हम मधुबनी जिला के छात्र संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष थे। तो 74 आंदोलन से जो यात्रा शुरू हुई संसदीय जीवन, मैंने एक राजनीतिक जीवन का, छात्र जीवन के बाद, तो 75 में हम लोग सभी लोग मीसा में गिरफ्तार हुए। हजारों छात्र गिरफ्तार हुए, नौजवान। वो एक बदलाव का एक वातावरण बना था कि जो व्यवस्था है, जो सरकारें हैं, वो जो बुनियादी समस्याएं हैं जनता का, जैसे महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये जो व्यवस्था परिवर्तन की बात है, सामाजिक व्यवस्था बदलने की, उन सब चीज़ों को बदलने का एक आयाम उस समय बना था। उसी में हम लोग आए थे। और जब इमरजेंसी से निकले तो 76 तक, मतलब 18 महीने के बाद, मीसा की गिरफ्तारी के बाद, तो इसके बाद सभी लोग, हम लोग समझ भी नहीं पा रहे थे कि जेल से निकलने के बाद एमएलए हो जाएंगे। ये सोच भी नहीं सकते थे। हम लोग का कल्पना भी नहीं था। हम लोग को तो लगता था कि अब किस जेल में फिर ले जाएगा, तिहाड़ ले जाएगा, कि पूरे देश में जेल में ही रहना पड़ेगा। वो परिकल्पना थी। हमारे बहुत से साथी अभी बैठे हुए हैं, नरसिंह सिंह जी एक से एक साथी थे 74 आंदोलन, जिसने कभी कल्पना नहीं की थी कि हम लोग संसदीय जीवन में भी कभी आ पाएंगे, या एमएलए एमपी की बात तो दूर की बात है, कभी हम लोग सपना भी नहीं देखे थे। 77 हुआ, आंदोलन इतना तेज हो गया क्योंकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण, आपको मालूम है, जयप्रकाश नारायण जी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में महानायक थे। वो आज़ादी की लड़ाई का, और गांधी जी ने नायक थे पूरी तरह देश का। और एक उस समय में अखबार निकलती थी, उस समय अंग्रेज के टाइम में, उस समय निकला था कि इंडियाज ब्रेन अरेस्टेड। मैंने जब लाहौर में गिरफ्तार हो गए जयप्रकाश नारायण, तो उस समय अखबार में निकला था, ईस्टमैन में, कि इंडियाज ब्रेन अरेस्टेड। मतलब इंडिया का ब्रेन अरेस्ट हुआ, तब आंदोलन कैसे चलेगा? गांधी जी तो सत्याग्रह करते रहेंगे, ब्रेन इन्हीं के पास है आंदोलन का। इतना बड़ा कदावर नेता हम लोग को मिल गया 74 में, 75 में। तो इमरजेंसी, आप जानते हैं, उनके नेतृत्व में छात्र आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा जेपी आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश में फैल गया।
गुजरात में भी सत्याग्रह होने लगा, बिहार में भी। तो चारों तरफ 18 मार्च 1974 को पूरे बिहार में गोली चल गई, छात्र आंदोलन शुरू हो गया। यहाँ हम लोग गिरफ्तार हो गए 18 मार्च को ही यहीं फुलपड़ास में थाना घेराव में। तो हम लोग अहिंसक आंदोलन कर रहे थे, कोई हिंसा नहीं कर रहे थे। लेकिन दमनात्मक कार्रवाई इतनी तेज हो गई, इतना जबरदस्त रूप से पुलिस का और माने सरकार का दमन नीति चला, उस दमन से ही हम लोग आंदोलन निकल गया। और आंदोलन निकला तो उसमें से नेता स्वाभाविक है, बिना आंदोलन के नेता पैदा हो। अब आंदोलन बंद हो गया है, इसलिए नेता पैदा हो ही नहीं सकते हैं। अब तो व्यवस्था चलाने वाले कोई भी एमएलए एमपी कोई भी नेता बन जाए, कोई भी नेता बन 5 साल के लिए जिसको समीकरण होगा, जातीय समीकरण, वो निकाल लेगा। अब वो आंदोलन नहीं हो रहा है, इसलिए नेता पैदा नहीं हो रहे हैं। और ईवीएम मशीन से शासक पैदा होता है, जो एमएलए एमपी मिनिस्टर हो जाता है वो शासक हो जाता है, वो जनसेवा नहीं करता है, जनसेवक होता ही नहीं है। आंदोलन से ही केवल जनसेवक निकल सकता है, जो उस टाइम निकले थे, जो उस समय निकले थे। वही बैच अभी चल रहा है थोड़ा मोड़ा। लेकिन अभी स्थिति ये है कि अभी के समय में 77 में जब वक्त आया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी समय पार्लियामेंट के मेंबर थे समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से, तो उनके लिए चूंकि हम लोगों ने 14 जून 1970 को उन लोगों मुख्यमंत्री में हम लोगों ने वोट दे दिया, एमएलए लोग कर्पूरी जी को बना चीफ मिनिस्टर के लिए। अब वो पार्लियामेंट के मेंबर थे, तो 6 महीने के भीतर उनको किसी न किसी सदन का मेंबर होना था। जो संवैधानिक प्रावधान है उसके तहत उनको 6 महीने के भीतर ही आइदर बिहार विधान सभा या विधान परिषद कहीं तो में सदस्य बनना था। तो मैंने अपना सीट ऑफर कर दिया कि मैं सीट खाली कर दूंगा, क्योंकि मुझे बचपन में ही जब आईएससी में पढ़ रहा था तो डॉक्टर लोहिया की किताबों को मैंने पूरी तरह पढ़ा था। छोटी छोटी पतली पतली किताब निकलती थी, विद्यार्थियों में बंटा जाता था। युवजन सभा था उस समय, छात्र में छात्र सभा भी, लोहिया जी का बहुत संगठन था यूथ में भी। तो वो लोग हम लोग को किताब देते थे, उसमें हमने पढ़ा था कि बहुसंख्यक आबादी जब कम आबादी वाले के लिए खाद बनने का काम करेगा, उसी दिन समता मूलक समाज बनने का नींव हो जाएगा, उसी दिन ईंट हो जाएगा समता मूलक समाज बनाने। ये परिकल्पना लेकर के हमने इस्तीफा दिया। इस्तीफा क्यों हम जरूरी हुए, हम सिद्धांत से, समाजवादी सिद्धांत से या समाजवाद से डॉक्टर लोहिया को पढ़कर हम पूरी तरह उस दर्शन से ओतप्रोत हो गए थे। इसीलिए हमने सीट को बड़ा चीज नहीं माना। एमएलए सीट क्या होता है, हमको असल समाजवादी व्यवस्था लाना है। तो कर्पूरी ठाकुर जैसे गरीब का मसीहा, उतना समाजवादी कर्पूरी ठाकुर को मैं मानता हूं कि केवल वो प्रवक्ता नहीं थे गरीबों के, वो गरीब के रियल आदमी थे। ही वॉज द रियल मैन ऑफ पुअर। यदि देश में प्रवक्ता तो सब है, अभी सब गरीबे का बात करता है, जितना नेता आएगा। आप कह रहे हैं क्यों कर्पूरी जी, कर्पूरी ठाकुर की जयंती भी आज मना रहे लोग। हम इस्तीफा दे दिए, कर्मभूमि यहाँ बनाया, टिटौजिया उनका समस्तीपुर कर्मभूमि। नेताजी 28 साल के बाद यहाँ आते हैं, और कर्पूरी जी चुनाव था इसलिए मनाया, इस बार नहीं मनाए, वो चुनाव खत्म हो गया ना, अब नहीं मनाएंगे। यहाँ फील्ड में मना लिया, 28 बरस के बाद याद आया। एक तो पार्टी है बिहार में जो यही सामाजिक न्याय का मुखौटाधारी है, मतलब मुखौटाधारी समाजवादी लोग हैं, पैदा हो गए हैं नया नया। यहाँ आके मीटिंग किया फुलपरास में कि ये कर्पूरी की कर्मभूमि है, माइनस देवेंद्र यादव। पता नहीं क्या नफरत है उनको। भाई नींव का ईंट नहीं करोगे तो इतिहास अधूरा रहेगा। लेकिन उस समय भी तो उनके पार्टी और उनसे बहुत जुड़े लोग होंगे जो बलिदान दे सकते थे, लेकिन उस दिन वो नहीं दिए। किसी में ये मुद्दा नहीं हुआ। बहुत कोशिश की गई, मुझको नहीं नॉलेज में था, बाद में मुझे पता लगा कोई आदमी तैयार नहीं हुआ। अपने हाथ से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 67 आदमी को टिकट दिया था 1967 में, और संविध की सरकार बनी थी। कर्पूरी ठाकुर जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे, महामाया बाबू मुख्यमंत्री बने थे 67 में। और अपने लिए जब बारी आई तो अपना बारी आया, जिस आदमी ने त्याग किया, जिस आदमी ने पार्टी को बनाया, उस नेता के लिए कोई सिपाही बनने को तैयार नहीं। मैंने त्याग करने का मतलब है अपने कमांडर के लिए शहीद हो जाओ, त्याग कर दो। तो वो त्याग नहीं किया। ठीक है, हम तो 74 आंदोलन से निकले थे, हमको तो कोई भूख नहीं था एमएलए का। पहली बार 3 महीना के भीतर मैंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा मैंने इसलिए दे दिया कि समाजवादी व्यवस्था को सबसे मजबूती से
कोई लागू कर सकता है तो कर्पूरी ठाकुर ही लागू कर सकता है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को मैं मानता हूँ जिस तरह रूस में जैसे मार्क्स के सिद्धांत को लेनिन ने अमली जामा पहनाया, लेनिन इसीलिए प्रसिद्ध हुआ पूरी दुनिया में, उसी तरह से कर्पूरी ठाकुर समाजवादी विचारधारा को या डॉक्टर लोहिया के विचारधारा को जमीन पर अमली जामा पहनाने का सपना उन्होंने देखा था। अंतिम तक समाजवादी रहे कर्पूरी ठाकुर जीवन पर्यंत, क्योंकि उसके विचारधारा नहीं बदले और सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया। जयंती तो बहुत लोग मना रहे हैं। एक सवाल इसमें सर हम ले लेते हैं, जब आप इस्तीफा दिए होंगे और मन बनाए होंगे तो आपके दोस्त लोग अगल बगल होंगे, उन्होंने तो कहा होगा कि क्या हमको सब लोगों ने मना किया। यहाँ आए तो मीटिंग किए, यहाँ फुलपरास में आपको पावर स्टेशन पहली बार लगा है, रघुवंश बाबू उस समय में राज्य मंत्री थे बिजली का, इनसे यहाँ उद्घाटन करवाए। हम आए तो यहाँ घेर लोगों ने कहा कि नहीं ये करने मत कीजिए, 3 महीना हुआ है, आपसे तो कोई शिकायत नहीं है, आप क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? हम लोग जाएंगे तो मुख्यमंत्री के दरबार में भेंटे नहीं होगा और आप मुख्यमंत्री के लिए इस्तीफा दे रहे हैं। आप रहते हैं तो आसानी से भेंट हो जाती है, कोई काम होगा तो एमएलए हम लोगों को नहीं चाहिए, मतलब मुख्यमंत्री के यहाँ जाने में फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा मैं बचन भंगी विधायक नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि सार्वजनिक रूप से मैंने प्रदीप सर्चलाइट, उस समय अखबार निकलता था आर्यावर्त, तो मैंने अखबार में बयान दे दिया हूँ कि मैं सीट ऑफर कर रहा हूँ जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए, समाजवादी व्यवस्था लागू करने के लिए और जात से जमात की ओर चलने के लिए। ये एक रास्ता है, इस रास्ता को मजबूत रहेगा तो आज में कल सत्ता आते जाता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेले पर। हमारे लिए समाजवाद बड़ी, चूँकि हमारा कमिटमेंट है समाजवाद के प्रति, बचपन से मैं इस सिद्धांत को मानता हूँ। तो लोगों ने मना किया, मैंने कहा कि नहीं ठीक है। तब बहुत लोगों बहुत सारा सवाल किया, आपने सबसे पूछ के आपको फैसला लेना चाहिए, होता है उस समय का संस्मरण पूछ रहे हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक कामेश्वर था, वो डेथ कर गया गिधा का। एक यहाँ सिसवार में बिंदेश्वरी भगत थे, कबीर के बहुत बड़े उपासक, इन लोगों ने कहा नहीं तो आपने तो पूछा नहीं किसी से और आपने फैसला ले लिया कि मैं इस्तीफा दे देंगे, तो ये तो ठीक नहीं हुआ। हमने कहा कि जनता के व्यापक हित में कोई फैसला मैं लूँ तो गलत नहीं हुआ, इसीलिए हम जो काम 5 साल में नहीं कर सकते हैं, 2 साल में मुख्यमंत्री होकर इस क्षेत्र का विकास हो जाएगा। जनता ने हमको विकास के लिए चुना है, तो आम जनता के व्यापक हित के लिए मैं कोई भी निर्णय ले सकता हूँ, ये कोई गलत फैसला मेरा नहीं है। क्योंकि मैं जो काम 10 साल में नहीं कर सकता हूँ एमएलए होकर, वो 2 साल में यहाँ रेफरल हॉस्पिटल लग गया, यहाँ घर घर बिजली चला गया, कोसी इलाके में हॉस्पिटल खुल गया, बदना से फुलपरास सड़क बन गया, आप देखिए खोपा से चला गया जगतपुर होते हुए वहाँ तक सड़क बन गया। तो हम तो विकास के लिए फुटफॉल वर्क चलता था उस समय, तो हम तो विकास के लिए, जनता ने जिस बात के लिए चुना था वो तो उनका हो ही जाएगा, दिक्कत क्या है? इसलिए मैं इस्तीफा दूंगा, मैं अटल हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और तब जाकर मैंने इस्तीफा दे दिया 3 महीने के भीतर। तो कर्पूरी ठाकुर जी ने समाजवाद का संकल्प लिया था, समाजवादी व्यवस्था को लागू करने का, उन्होंने काम किया। बिना नफा के खेती बाड़ी उस पर लगे न माल गुजारिए, डॉक्टर लोहिया का मार्गदर्शन था, नारा था। उसने 5 एकड़ जमीन कोसी इलाके और बाढ़ इलाके में जो खेत पड़ता था, 5 एकड़ जमीन का माल गुजारी माफ किया था। आज सरकार 20 गुना बढ़ा दिया, लेकिन तब भी समाजवादी है, तब भी सुशासन है। 15 साल वो भी शासन था, तब भी समाजवादी थे। माल गुजारी 20 गुना बढ़ गया, तो ये मुखौटाधारी समाजवादी का राज चल रहा है। तो क्या जिस समय यह त्यागपत्र आप दिए उसके बाद जो है देवेंद्र प्रसाद यादव जी को क्या क्या मिला? समाजवाद के बड़े चेहरे बनते गए इस क्षेत्र में, मिथिलांचल के, और आज आप जाने जाते हैं सर, पूरे जो हैं गरीबों के लिए जाने जाते हैं। तो क्या ये प्रेरणा, ये शक्ति जो है आपको कर्पूरी जी दे के गए? जरूर, कर्पूरी ठाकुर से मुझको आत्मबल मिला। कर्पूरी ठाकुर जी से हम कुछ सवाल भी पूछते थे, क्योंकि हम तो पॉलिटिकल थे नहीं, छात्र आंदोलन से आए हुए थे। मतलब डरते नहीं थे सर आप? नहीं, मतलब कैसा नहीं, हम उनके साथ बातचीत? हम बहुत लिहाज से उनसे बात करते थे। रात को जब चुनाव दौरा में आते थे, रात को तो मेरे घर पर ठहरे हुए थे। सिसवा बड़ी यहाँ है, उसी गांव में टिके थे, कहीं नहीं टिके वो आए भी हुए। मुख्यमंत्री होते हुए ना फौज रखते थे, वो पलटन यही रहते थे घर पर। तो रात को 10 बजे 11 बजे आते थे, तो फिर वो खाना खाते थे। एक दिन मैं भी आया तो उनसे पूछा, जो आप तो अनुभव के नहीं बहुत अच्छा है। हमने कहा कि आप बहुत वोट से जीत रहे हैं, जनता का काफ़ी समर्थन है। मैं 40,000 वोट से जीता था, आप उससे दुगुने से लगभग जीतिएगा, 67,000 से जीता है।
तो इतना जो काम है जनता का, आप चीफ मिनिस्टर हैं ही, तो ये फाइल उल देखा जाए ना, पटना जाया जाए। कहा नहीं, आप जनता को नहीं समझते हो, अभी नए आए हो, हमको जनता मालिक है। किस समय जनता का दिमाग बदलेगा, मैं हमेशा हाजिर रहूँगा जनता की खिदमत में। अभी भी मुख्यमंत्री होकर भी सब घर घर जाकर मिलूंगा, और घर घर मिलते थे जाकर। एक बात तो ये कहा। दूसरी बात मैंने कहा कि ये संगठन कैसे होगा, हमको कुछ तो जानकारी है नहीं। कहा कि देखिए, मेढक को तौलना और सब लोगों को एक साथ रखना, दोनों यही काम है। तौलोगे कुछ भाग भी जाएगा, लेकिन तौलते रहो फिर से निरंतर समाजवाद में है कि निरंतर संघर्ष करते रहे, निरंतर प्रयास करते रहो, लोगों को जोड़ने का, जात से जमात की ओर ले जाने का निरंतर। उसने मैट्रिक तक का फीस माफ कर दिया, उन्होंने विदाउट अंग्रेजी का सब समाजवादी कार्यक्रम करने लगे। ये जो तारी चुनाने वाला है उसका माफ कर दिया। ये जो नदी में घाट लगता था पहले, वो घाट को, चुंगी को साफ कर दिया कर्पूरी जी, आते ही नियम बना दिया। समाजवादी कार्यक्रम उन्होंने किया था। इसके बाद तो अभी की व्यवस्था आप जान ही रहे क्या है। बिल्कुल, आप सही सवाल छेड़ दिए हैं। तो क्या कर्पूरी जी का जो थीम था, कर्पूरी जी का जो त्याग था, जो आजकल अपनी पार्टी अपना कहते हैं कि हे माय फादर, ये मेरे पिता का दिया हुआ सब कुछ है, क्या तो उसके सिद्धांतों फिर चलने में क्या दिक्कत है पार्टी को? चलते कहाँ है? क्या आपके नजरिए से सही? देखिए, अब मैं आपको सम्यक दृष्टि से बताता हूं। अभी जो हो रहा है, राजनीति तब और राजनीति अब दोनों में आकाश पाताल का फर्क है। राजनीति तब होती थी जनसेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। अब राजनीति में धूर्ते, चालाकी, धोखा, चंडाली का पर्याय हो गया है राजनीति। मैं बोलूँगा, थोड़ा कठोर शब्द है, बहुत लोग हमसे नाराज हो जाएंगे जो आप पूछ रहे हैं हमसे। हम नहीं चाहते थे इन बातों को। अभी जो राज सत्ता है, कर्पूरी ठाकुर ने राज सत्ता को माध्यम बनाया था, डॉक्टर लोहिया भी, कि ये माध्यम है जनसेवा का, सुख सुविधा और सहूलियत और धन कमाने का माध्यम नहीं है। लेकिन आज राजनीति सुख सुविधा, सहूलियत और धन कमाने का साधन हो गया। जबकि उस समय में डॉक्टर जननायक कर्पूरी ठाकुर ने राजनीति को माध्यम बनाया था जनसेवा के लिए। सत्ता में आए हो तो जनता का सेवा करो, ये माध्यम था। अभी हुआ है, सत्ता में आ जाओ तो लूट लो, धन कमा लो, सहूलियत अपना ठीक कर लो, सुख सुविधा सहूलियत पैदा कर लो। इसके लिए राजनीति हो रही है। तब कहिएगा तब फिर वोट कैसे होता है? जी बिल्कुल, वोट इसलिए होता है, सामाजिक समीकरण को आधार बना लिया है। बड़ा शॉर्टकट रास्ता है उसका, कोई सेवा करने की जरूरत नहीं है। समाज को खंड खंड में बांट दो, हिंदू मुसलमान, जात में भी जात, अत्यंत पिछड़ा, दलित महादलित, उसको बांट दो, अपने बटा रहेगा। तो उसका सब जात का एक एक ठो नेता है, वो लाइन देता है। जितनी जातियां हैं उतना नेता पैदा हो गया। नेता कोई है नहीं उस जात का भी हो, लेकिन काम तो चल रहा है। जातीय भावना है, भावना के सौदागर बन गए लोग। कोई यादव के नेता बन गए तो भावना का सौदागर हो गए, उसकी भावना को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, मार्केट में टिकट बिकता है। कोई गलत बात बोल रहे हैं हम? नहीं, भावना का टिकट तो अभी फिलहाल। अच्छा, तो इसी जातीय समीकरण विषात हो गया राजनीति का। ये जो जातीय समीकरण कहिएगा जीतता है इसी पर। अभी देख लीजिए, एक दो ठो इधर होता है तो उधर और भी सब धार्मिक गोलबंदी और जातीय गोलबंदी, यही लड़ाई है। और जातीय गोलबंदी, वहाँ दोनों गोलबंदी है, जातीय गोलबंदी भी है, धार्मिक गोलबंदी भी है। तो नीचे से फर्स्ट हो जाता है ये सब लड़कर, 25 में आकर रुक जाता है। क्योंकि जातीय गोलबंदी है, धार्मिक गोलबंदी हो गया तो भारी जमात हो गया। इधर केवल जातीय गोलबंदी है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए थोड़ा माइनॉरिटी का गोलबंदी। माइनॉरिटी भी बेचारा बीजेपी के खिलाफ वोट देता है तो इनको मिल जाता है। इनको मानता है कि नहीं से तो सीमांचल इसका पता लग गया, नहीं मानता है। 5 ठो जीत गया, अलग से भी नहीं दिया उनको, तो हिस्सा नहीं देगा। तो अपने हिस्सा के लिए माइनॉरिटी भी अब सजग हुआ है, अपना हिस्सा लेता है। जिसकी जितनी आबादी उसको इतनी हिस्सेदारी। यही ना समाजवाद। क्या है समाजवाद? एक से एक नेता, मान लीजिए जगदेव बाबू कह के चले गए, समता का जिसको चाह नहीं वो अच्छा इंसान नहीं। असमता बिनु समाज नहीं, असमता और समानता के बिना समाजवाद नहीं। और गदर जो आप मचाए हैं सड़क से संसद तक, क्या कहेंगे इस सवालों पे आप?
देखिए, अभी खास करके जो लोग समाजवाद के नाम पर मुखौटाधारी समाजवादी बने हुए हैं, तो समाजवाद फैलेगा नहीं इससे। समाजवाद के नाम पर वो फूल सकते हैं कि हम समाजवादी हैं, लेकिन समाजवादी कार्यक्रमों को, समाजवादी व्यवस्था को जब तक धरती पर अमली जामा नहीं पहनाया जाएगा, तब तक समाजवाद फैलेगा नहीं, उसका विस्तार नहीं होगा। अभी जितने लोग समाजवादी नेता का जयंती मनाते हैं या पुण्यतिथि मनाते हैं, एक स्टाइल रस्म अदायगी कर रहे हैं, रस्म अदायगी करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर का मनाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर साहब का बनाते हैं, यहाँ जयप्रकाश नारायण जी का मनाते हैं। इन लोगों का जो ऐसे ऐसे महान विभूतियों का जो जयंती मनाते हैं, हर साल फूल उल चढ़ाते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, डीजे उजे बजता है सर, सब कुछ करते हैं। हाँ, लेकिन बड़ी आत्मा को तकलीफ होती होगी उन लोगों को। हाँ, इसीलिए होती होगी कि वो जयंती तो मनाते हैं, लेकिन उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों का बलि चढ़ा देते हैं। साल भर कभी नहीं याद करते हैं उनके विचार क्या थे, मार्ग क्या थे, राह क्या थे। डॉक्टर लोहिया कहते थे, राह को देखो राही को नहीं। कौन हमारे साथ आता है उसको हम नहीं देखते हैं, रास्ता उसका ठीक है कि नहीं, क्योंकि इंसान बड़ा नहीं होता है, इंसान का राह बड़ा होता है। गांधी बड़े नहीं थे, गांधी का राह बड़ा था आज़ादी की लड़ाई का। मौलाना अब्दुल कलाम बड़े नहीं थे, उनका राह था राष्ट्रीय आंदोलन का, देश की आज़ादी का। डॉक्टर लोहिया का समाजवादी राह महान था। राह बड़ा होता है, इंसान बड़ा नहीं होता है। लेकिन ये लोग क्या किया है, इंसाने बड़ा होने, गद्दी पर जब तक बैठे हैं बड़ा हो गए हैं, गद्दी पर बैठकर बड़ा होते हैं। संघर्ष से, आंदोलन से, सिद्धांत से बड़े नहीं हो रहे हैं। ये संकट का विषय है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल कर्पूरी जी का नाम, जननायक कर्पूरी ठाकुर या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम या अंबेडकर साहब का नाम लेकर ये जनता को ठग कर वोट हासिल करने का औजार बना लिया है ऐसे महान विभूतियों को, जबकि उनकी विभूति के रास्ते पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। सरकार को कुछ तरह का कार्यक्रम करना चाहिए। ले तो रखा है सर, भ्रष्टाचार, घोटाले, कई सारे घोटाले में जो है जितने मुद्दा 74 आंदोलन में हम लोग उठाए थे, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, एक बनेंगे, नेक बनेंगे, रोजगार का अवसर खोलेंगे, सबको इन लोगों ने धाराशाही कर दिया, उल्टा कर दिया। और डॉक्टर लोहिया भी 67 में जो समाजवादी अपने को कहते हैं या नाम लेते हैं समाजवाद का, समाजवादी सिद्धांत में था सबको शिक्षा, सबको काम, समाजवाद का यही पैगाम। आज सब लोग रट रहे हैं रोजगार शिक्षा, कोई भी दल, लेकिन उसका लागू नहीं करते हैं ना। अब देखिए ऐसा वातावरण आ रहा है, जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है, जो नौजवान है, बेरोजगार होंगे, जब उनके जेब में पैसे नहीं होगा तो उनका रास्ता भटक जाएगा। जबकि राष्ट्र की संपत्ति है वो नौजवान, यही युवा है जो देश को बदलेगा, यही आंदोलन करता है, इसी में ऊर्जा है, ताकत है। सबसे ऊर्जावान नौजवान है जो तख्ता पलट कर सकता है, किया है पहले भी। अब व्यवस्था भी परिवर्तन यही कर सकता है, लेकिन लोग चाहते हैं व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो, इसलिए अंधकार में अंधभक्त बना के रखे हुए अपने अपने जात को। अंधभक्ति और बहुआ मजदूरी से तो परिवर्तन नहीं होगा। कर्पूरी जी ने कहा था, जोर देकर कहा था कि ये जो व्यवस्था है, सामंती व्यवस्था या गैर बराबरी वाला व्यवस्था या आर्थिक विषमता वाला व्यवस्था, ये भगवान की देन नहीं है, ये तो व्यवस्था का दोष है। जिनके हाथ में व्यवस्था था, इन लोगों के कारण ये व्यवस्था खराब है। मैंने गरीबी, फटेहाली, चाहे पिछड़ापन, एक से एक बात। और डॉक्टर लोहिया तो साफ कहा था कि हमारी बात पर अंधभक्ति मत करना, अंधभक्त होकर हमारा विश्वास मत करो, यदि जचे तो मानो। समाजवाद मरेगा नहीं। ये लोग जितना भी इनको गाड़ दिया हो, अभी 200 हाथ नीचे तक गाड़ दिया, लेकिन आज आप फील कर रहे हैं मुझे समाजवाद जो है, जो आज न कल जिंदा होगा। अब हमारे समय में होगा कि नहीं, आई डोंट नो, लेकिन होगा। समाजवाद को कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया में 3 ही, मतलब ये देवेंद्र यादव जी का विश्वास, बिल्कुल 3 ही सिद्धांत है दुनिया में, इसलिए आप इतनी सादगी से जीवन, बिल्कुल सादगी। दर्शन 3 ही है, पूंजीवाद, साम्यवाद मतलब कम्युनिस्ट, और समाजवाद। तो कम्युनिस्ट को तो आने देगा नहीं लोग केवल गरीब की बात करते हैं। पूंजीवाद अभी लहला रहा है, चारों तरफ देख लीजिए पूंजीवाद लहला रहा है। भारत जैसे गरीब देश में पूंजीवादी 2 आदमी चला रहा है शासन को, अडानी और अंबानी, और सारे देश की संपत्ति बिक गया अभी। तो पूंजीवाद तो लहला रहा है, लेकिन कोई नहीं रोक पाएगा समाजवाद को। समाजवाद कहता है जियो और जीने दो। समाजवाद ऐसा सिद्धांत है जो मिडिल ईस्ट रास्ता है। सर मैं रोकना चाहूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मिडिल ईस्ट रास्ता। आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, देख लीजिए,
आप एक राजनीतिक पार्टी का भविष्यवाणी किए थे कि 25 पे चला जाएगा। शुक्र है कि इस बार 25 पे चला गया। तो क्या जान आ जाएगा मुठों में कि हाँ समाजवाद लौट रहा है? हमारे जैसे समाजवाद तो लौटेगा, कोई नहीं रोक सकता है। आप ज्यादा दिन में नहीं कर रहा हूँ, रास्ता क्या 6 महीने में देखिए, 6 महीने में क्या तूफान आता है राजनीति में, ज्यादा दिन नहीं। मतलब मैं 6 महीने का कर रहा हूँ, बहुत फर्क नहीं होगा, लेकिन कुछ उथल पुथल इतना तेज होगा। अभी तो नीट छात्रा वाला देख रहे हैं, उथल पुथल चल रहा है। जी 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 देख रहे हैं ना, बिल्कुल सर। क्या बुझ रहे हैं? मामूली मुद्दा है, सब लोग शिरकत करिएगा। और पप्पू को जेल, ठीक है, कानून है, कोर्ट में वारंट है तो पप्पू जेल में जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन पप्पू आवाज उठा रहा है ना। लेकिन पप्पू मेंबर पार्लियामेंट है, आप उसको इतला करते कि भाई कल तक हाजिर हो जाए, नहीं तो हमको न्यायालय का आदेश है, पालन करना जरूरी है। रात को जाकर जबरदस्ती अरेस्ट कर लीजिएगा, दमनात्मक कार्रवाई। इसी में 74 आंदोलन हुआ था, जब रात को गिरफ्तारी हुई थी जयप्रकाश नारायण का, याद है? इन लोगों को याद भी नहीं अपना इतिहास। अतीत को जिसको याद नहीं होगा, वर्तमान को संभाल के नहीं रख सकता है। तो अतीत का याद नहीं है कि रात दिन कोई घटना घटती है तो पप्पू यादव जाता है गरीब के बीच में। कोई नेता का नाम बताइए बिहार में जो रात दिन कोई भी दुख घटना घट जाए तो वहां हाजिर हो जाए। कर्पूरी ठाकुर होते थे ऐसा, ठीक है, हमने उससे तुलना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कम से कम पप्पू हाजिर तो होता है दुख सुख में। आज तो दुख सुख पूछने वाला कोई नहीं है। चुनाव आता है तो 6 महीना जनता से 100% नेता लोग कनेक्ट हो जाते हैं। चुनाव खत्म हुआ, डिस्कनेक्ट। ये नेता भी डिस्कनेक्ट है, कोई विदेश घूम, फिर अगली बार रिचार्ज, कोई विदेश का रिचार्ज। जब चुनाव आएगा तो होगा तो चुनाव होता है तो यहाँ पर कर्पूरी जयंती हो जाती है। चुनाव का साल आएगा तो यहाँ सब जयंती, फूल माला चढ़ जाएंगे। फूल माला की पूरा फील्ड में भीषण होता है, ताली बजवाता है। और सामंत मत बनो और तुम लोग समाजवादी बनो, इस धरती को कहा गया, जिस धरती पर धनीलाल मंडल समाजवादी नेता 2 बार जीता, जिस पर देवेंद्र यादव जीता, जिस पर राम कुमार यादव एक से MLA जीता 2 बार। तो देवेंद्र यादव संत क्यों नहीं बन जाते हैं? ये सब नहीं, मतलब बन जाइए। समाजवादी धरती को आप निर्देश दे रहे हैं कि सामंती मत बनो। तुम सामंती हो, तुम पैसा कमा लिए हो। यहाँ के गरीब लोग हैं सब, जो भी बिरादरी के लोग हैं, खेती छोटा छोटा रोजगार भी नहीं है। तो सामंत जो खुद हो गया है वो दूसरे को शिक्षा दे रहा है। गांधी जी क्या कहते थे? पहले अपने आचरण में उतारो, तब दूसरे को शिक्षा दो। पहले तुम तो समाजवादी हो जाओ। खाली समाजवादी परिवार ही कहने से होगा। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, एक व्यक्ति के एक रोजगार, खेती रोजी राजनीति और व्यापार। तो एक व्यक्ति करो ना राजनीति, हमको कोई विरोध नहीं। कहाँ है? नौकरी भी नहीं, एक व्यक्ति नहीं ना है, पूरा परिवार है। ऐसे कैसे होगा? ये समाजवादी है क्या? हम कोई नाम ले लेना चाहते हैं, तकलीफ है हमको। इनका नाम ही लेना चाहता हूँ तो ऐसे ही मर रहा है, तो घर के दिया से घर में आग लग रहा है, तो मैं नाम लेना चाहता हूँ। ज्ञानेंद्र सिंह को देखे क्या हुआ नेपाल में। राजशाही परिवार का यही होता है, पैसा और परिवार, पैसा और परिवार, और तो कोई उद्देश्य है नहीं। अच्छा सर, जब आप सदन में गए और लगातार गए और लगातार जो है आप काम, आज बहुत अंधभक्तों को आप नाराज कर दिए हमसे बोला के समाजवाद पर बोलेंगे तो धरती हिल जाए। मैं तो चाहता हूँ कि आप हिलाएं। नहीं, हिल जाए, धरती धस जाएगी, तब आत्मा कितने लोग परेशान होंगे। क्योंकि सच बोलने वाले कड़वा होता है, सच बहुत कड़वा होता है। सच के मार्ग पर चलकर मैं हार जाना पसंद करता हूँ, झूठ के मार्ग पर जीत जाना पसंद नहीं करता। ये झूठ के मार्ग पर ये लोग हैं, इसीलिए ढह रहा है। लेकिन सर, जो युग है अभी, क्या देवेंद्र प्रसाद यादव जी भी जो है युग बदलेगा? डॉक्टर लोहिया ने कहा था, पात्र, समय, परिस्थिति, जगह सब बदलते रहता है, समय बदलेगा। अभी तो युग यही हो गया कि हाईटेक का युग है ना? जी जी बिल्कुल भाई, इससे बढ़िया हाईटेक क्या होगा? मोबाइल, इंस्टाग्राम, आपको बैंक में ट्रांजैक्शन हो जाता है मोबाइल से, कितना सहूलियत हो गया। तो ये पूरी तरह मॉडर्न हाईटेक हो गया है जमाना। राजनीति अभी भी आदम युग में है, जात, धर्म, क्षेत्र, इसमें घिरा हुआ है राजनीति। माने जब चुनाव होता है तो लोग अपना जात के उम्मीदवार को खोजता है, तो उसका विकास कभी होगा? मेरिट को खोजना चाहिए ना। अब बेटा के पढ़ाई के लिए आप देखिए, अपने बेटा के पढ़ाई के बात होगा तो DPS स्कूल खोजेगा, कहाँ मिल रहा है? वहाँ जात नहीं खोजेगा। यदि उसको इलाज कराना है तो एम्स को खोजेगा, अच्छा डॉक्टर मिल जाए, उसमें जात नहीं देखेगा। यदि डिग्री लेना है कोर्ट में तो खोजेगा कि साला कोई अच्छा वकील मिल जाए, जात नहीं खोजेगा। लेकिन जब राजनीति करने आएगा तो जात का MLA बनेगा, जात का MP, चाहे बकलोल कैसे। इनका तकदीर कभी बदल सकता है, न तकदीर बदलेगा इसका, न तस्वीर बदलेगा।
जब ये चुनाव में आता है तो आदम युग में चला जाता है, तब जात पात करने लगता है। अब बच्चा अपने बच्चा को चाहता है अच्छा पढ़ ले, तो जब व्यवस्था गड़बड़ 1.5 लाख 2 लाख का जो क्षेत्र है, मान लीजिए वोटर है, या 15 लाख का पार्लियामेंट में वोटर है, क्षेत्र नहीं सुधरेगा तो बच्चा कैसे सुधरेगा? वहाँ अच्छा स्कूल कैसे खुलेगा? नेतरहाट टाइप। तो तुम कहते हो नहीं हमारा बच्चा को अच्छा पढ़ा लेंगे, कहीं हम कोर्ट में बढ़िया डिग्री ले लेंगे, हम इलाज बढ़िया डॉक्टर से करेंगे, उसमें जात की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तकदीर बनने वाला जो क्षेत्र में विधायक चुनना होगा, MP चुनना होगा, तो जात को खोज रहे हैं। तो इस दुर्गति कौन भोगेगा? खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा जनते को ना। ये रास्ता बदलना होगा, मैं ये कह रहा हूँ। सर, आपके तजुर्बे से आज एक बात पे और चर्चा करना चाहेंगे कि सामाजिक जो परिदृश्य था, आज से जब आप जवान थे, नौजवान थे, उस समय वह कैसा था? जैसा हम लोग सुनते हैं कि बंधुआ मजदूरी जो था वह उस समय का एक जीवन जीने की शैली का एक जो है परिकल्पना था। क्या उस पर आप चर्चा करना चाहेंगे? क्या उसको आप बता पाएंगे कि उस समय क्या था? देखिए, अंतराल समय के साथ चीजें बदलती रहती है। उस समय की परिस्थिति दूसरी थी। समाज में एक दूसरे के दुख में लोग खड़ा हो जाता था। यदि आग लग जाता था तो गांव में बाल्टी लेके लोग सब पहुंचता था, उसको रोक देता था। आज एक दूसरे को समाज में रहते हुए समाज बटा हुआ है, जाति में बटा गया, खंड खंड में बट गया है, वोट भी बट गया है। तो दुर्गति और दुर्भाग्य तो है ही। उस समय का समाज दूसरा था। एक गांव में पंचायती होता था। आप बताइए किसी गांव में पंचायती होता हो, 10 आदमी बैठ करके न्याय करता हो? ये सिस्टम उठ गया कि नहीं उठ गया? ठीक है, ग्राम स्वराज है। ग्राम स्वराज में केंद्रीकृत, गांधी जी ने कहा था विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता का भी और पावर का भी। और लोहिया जी भी कहे थे, विकेंद्रीकरण की बात किए थे, जनतंत्र की बात किए थे, समाजवाद की बात किए थे, अहिंसा की बात किए थे। आज आप बताइए कहाँ विकेंद्रीकरण है? पावर एक जगह पावर सेंट्रलाइज है, पार्टी सत्ता भी सेंट्रलाइज है। दिल्ली से पटना से पार्टी चल रही है। यहाँ कहीं कुछ नहीं, झूठे मेंबर बनल है, कोई पावर नहीं है, उम्मीदवार नहीं चयन कर सकता है। मैंने नागरिक होने की हैसियत खो दिया है सब। मालिक जो ऑर्डर देगा, जे जात करते कि वोट दे देंगे। तो इनका दुर्भाग्य कौन रोकेगा? दुर्गति तो होना ही है ना। ये दुर्दशा है, तो अपने से दुर्दशा मोल ले रहे हैं जनता। जनता को जागृत करने की जरूरत है, आज भी हम समझते हैं। और समाजवादी रास्ता पर लाएगा तभी उसका कल्याण होगा। एक और सवाल सर, आपके राजनीतिक पारी पे आज हम बात कर लेते हैं कि अभी तक जो असफलता आपको मिल रही है, आपने पार्टी भी बनाया, आपने पार्टी में भी गया, फिर आपके विचारधारा को जो है ताक पे रख दिया गया, फिर देवेंद्र यादव जी असली रूप में आते हैं और फिर समाजवाद की धरती से जो है नई लड़ाई की तैयारी करके भविष्यवाणी भी कर दिए हैं। देखिए, क्या कहिएगा? दिल मेरा नहीं बदला है, दल तो बदलता रहता, हर नेता बदला है। सबका नाम बता दूं कितनी पार्टियां बदला है। जो अभी राज सत्ता में है वो समता पार्टी चला रहे थे। अभी जो बड़ा भारी पार्टी बनाए हुए जनता पार्टी में थे, जनता दल में थे, लोक दल में थे, दलित मजदूर किसान पार्टी में थे। कौन नेता है जो दल नहीं नया बनाया? नहीं पटा, फिर उधर वो अलग हो गया, अब अपने लिए दल बना लिया, सब अपना अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में बना लिया है। कहीं किसी दल में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। आप बताइए कहीं इंटरनल डेमोक्रेसी हो, कोई दल में पूछ पाछ करके तो फैसला होता हो, टिकट या कोई बात, कोई निर्णय होता है? एक व्यक्ति जो करता है, वन मैन शो है। कहीं आंतरिक जनतंत्र नहीं है। जब आंतरिक जनतंत्र महफूज नहीं है तो लोकतंत्र पर बात करने का कोई नैतिक हक है इस पार्टी वाला को? जो अपने दल के अंदर, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं महफूज रखा है, वो देश के लोकतंत्र पर बहुत दे रहा है, संविधान पर, लोकतंत्र पर। अरे वो तो जो आया है वो तो RSS का प्लानिंग है। वो तो भाई अपने को राष्ट्रवादी कहता है, नारा सब कैसा बढ़िया देता है। हिटलर भी तो राष्ट्रवादी थे, मोदी से बड़ा राष्ट्रवादी थे हिटलर जर्मनी में, लेकिन तानाशाह थे, लोकतंत्र को नहीं मानते थे, अपनी विचार को थोपते थे दूसरे। उसी तरह से विचार को थोपता है बलजोड़ी। हिंदुत्व का बात करते हैं। अब एक नया UGC बना है जी, UGC जो आप जो पूछना चाहिए था आपको। जी UGC में देखिए कहीं कुछ नहीं है। 2012 में ही कांग्रेस का शासन था भारत सरकार में। उसी समय कानून बन गया कि UGC के तहत SC ST को कोई अपमानजनक जाति सूचक अपमान करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, उस पर लिया जाएगा नोटिस, संज्ञान लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी शैक्षणिक संस्था में कभी जाति सूचक अपमान नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है बेमुल्ला की मौत होगी, कितने लोग आत्महत्या कर चुका है यूनिवर्सिटी में, कॉलेज कैंपस में।
इसलिए कानून बना, अभी संशोधन कर दिया ये सरकार कि नहीं इसमें ओबीसी भी जुट जाएगा। दिव्यांग पहले से था, SC ST था, और ये जुट गया। तो जुट गया तो कौन पहाड़ टूट गया। आप एक लाइन इसमें संशोधन कर देते, बिले कानूने बना दिया कचरा। भाई एक लाइन देते कि यदि गलत आरोप निकला, जो आरोप लगाएंगे तो उनको भी वही सजा होगी जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप वाला तो मुक्त हो जाएगा, गलत होगा तो उन पर लेकिन कार्रवाई होगी। कोई झंझट नहीं लेकिन था। फिर सर कोई सवर्ण अवर्ण का झंझट नहीं था। सवर्ण और पिछड़ा का झंझट लगा के पहले तो हिंदू का पैरेकार बन गई, अब चाहता है SC ST OBC के। जो वोट कम आया ना, दिल्ली को वोट कम आया था, ये तो पैंच उधार लेकर सरकार बना है। हाँ, दिल्ली को वोट कम आया था, नायडू से और नीतीश बाबू से पैसे ले लिए, पैंच लेकर सरकार बना रहे। बैसाखी पर टिका हुआ है बीजेपी की सरकार, भारत सरकार, केंद्र सरकार। तो अब देखता है 240 से क्यों हुआ। ये जो 80% को मिला लेंगे, उधर तो रहवे करेगा हिंदुत्व वाला पैरोकार, एकरो पैरोकार हम हो जाए। तो अब कचरा कानून बना दिया जो कोर्ट में रुक जाए, सुप्रीम कोर्ट में रुक गया। तो क्या लगता है कि भाई इसमें तो 10% जो सवर्ण लोगों को आरक्षण मिला है, कमजोर वर्ग को मिला है ना, अभी दिया है ना बिल्कुल बिल्कुल भारत सरकार, वो भी इसमें है। सवर्ण कैसे नहीं रहेगा इसमें। एक लाइन तुम संशोधन कर दो। दिग्विजय सिंह की कमेटी में है ये बात। पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, स्टैंडिंग कमेटी, जिसका चेयरमैन दिग्विजय सिंह थे। उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि नहीं एक लाइन बने रहना चाहिए। मान लीजिए गलत आप किसी पर आरोप लगा दीजिएगा सवर्ण पर, तो भाई तो आपको कार्रवाई होगा। तो गलत मत लगाइए, सही हो तो लगाइए। तो क्या इस समाज को ये कानून मिलने जा रहा है? कानून मिलने जा रहा है। देखिए ना क्या क्या बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट। ये नेता लोग आजकल बोलते हैं, जो अभी जुलूस निकाले थे, कि कानून का दुरुपयोग होगा। दहेज कानून का दुरुपयोग नहीं हो रहा है क्या? शराबबंदी कानून का दुरुपयोग नहीं हो रहा है क्या? करोड़पति बन रहा है शराब के नाम पर, लोग मालूम है। कौन कानून है जिसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है? कानून को दुरुपयोग तो सत्ता ने रोकेगा, जो सरकार में उनकी जिम्मेदारी है कानून के दुरुपयोग को वो तो कह रहे हैं हमने कानून लाया, अब सुप्रीम कोर्ट रोक दिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है तो बहस चलेगा ना। 19 मार्च के बाद बहस है ना, हेयरिंग है ना। जी जी बिल्कुल, ये कानून तो लागू होगा, हम जानते हैं लागू होगा। एकदम होगा। इसीलिए होगा, इसमें अमेंडमेंट कर दिया जाएगा थोड़ा सा। 92 में क्या हुआ? 7 अगस्त 1990 को हम लोग पार्लियामेंट के अंदर थे। मंडल कमीशन बीपी सिंह साहब का प्रधानमंत्री थे। बीपी सिंह ने प्रस्ताव लाया कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिलेगा। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े होंगे, संविधान की धारा 14 और 15 के तहत स्पष्ट उल्लेख है उसमें कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होंगे उनको विशेष अवसर दिया जाएगा। और सर मिथिलांचल और इस बिहार में जिस प्रकार से घटना हो रही है, खासकर बात करें तो सूरज बिहारी, हमारी इस बिहार की बेटी नीट छात्रा, और इतने मर्डर, क्या कहेंगे इस सब घटना के पीछे आपकी और इस सरकार की? देखिए, जब सरकार का साख खत्म हो जाती है और पुलिस का रौब खत्म हो जाएगा तो घटना तो होना ही है। कोई रौब नहीं है पुलिस का, दूसरे काम में लग गए हैं लोग। आपको मालूम है ना किस काम में लगे हुए हैं? भ्रष्टाचार का समुद्र लहरा रहा है पूरे बिहार में। मतलब कोई काम, अभी एक सूचना मिली, नवकान जहाँ है, इसी जगह की बात है, कहा कि भाई दिया, वो कार्यकर्ता है सिसवार का, वो गया ऑनलाइन दिया कि हमको कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए। कहा इसमें खर्चा दीजिए। कहा खर्चा नहीं देंगे, हम तो वर्कर हैं, समाजवादी हैं हम। अच्छा, तो कहा तब रिजेक्ट करते हैं उसको, रिजेक्ट हो गया। ये है हाल। जबकि लोक सेवा अधिनियम बना हुआ है, बिहार सरकार ने कानून बनाया, नीतीश बाबू, लोक सेवा अधिनियम, जनता को जो तकलीफ होगी उसके लिए कानून बनाया कि उनकी सेवा करो। वो कहता है पैसा लाओ तो सेवा होगा। इस जगह की बात है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत छोटा अधिकारी सब है। लेकिन सर सूरज बिहारी की हत्या, उसके बाद उसका पिता जो है सर, बेटे का जो है इंसाफ नहीं मिलने के कारण जो है सर उसकी मृत्यु हुई है। कितनी दुख की बात है, कितनी पीड़ा की बात। ये इसमें सारा कोकस है। मैं इसको कहने के लिए नहीं चाहता था, इस पर कहूँ। सब सिस्टम जब करप्ट हो जाएगा, सिस्टम ही इन्वॉल्व है इस घटना में। नीट छात्रा की हत्या में सिस्टम इन्वॉल्व है। अब सिस्टम में जो भी है, सरकार है, एक पूर्व IPS कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता के बेटा है, अब सिस्टम में सब कुछ कह दिया। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करता हूँ, मेरी एक मर्यादा है। लेकिन मैं ये इतना कह रहा हूँ कि सिस्टम जब करप्ट हो जाएगा
तो ये सब घटना तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। लॉ एंड ऑर्डर की बात आप कर रहे हैं, पूरी गवर्नमेंट लगातार एक्सरसाइज कर रही है और अभी तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। हार करके सीबीआई में दे दिए। सीबीआई में देने, इस तरह के केस देने का मतलब है, आप देखे होंगे मुजफ्फरपुर में एक केस बच्ची का अपहरण का गया था, कोल्ड स्टोरेज में डाल देना। आजकल जो सीबीआई का कितना रिजल्ट आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन से या उद्भेदन करके कितने जगह रिजल्ट हुआ, कहाँ दंड दे रहा पा रहा है सीबीआई। तो ये तो कोल्ड स्टोरेज में रेफर कर देने का मामला हुआ, न्याय नहीं। हेडक्वार्टर में ये जहाँ विधानसभा है, जहाँ सचिवालय है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। तो गांव में कोई जुल्म होगा तो कहाँ से न्याय मिलेगा? मेरा कहना ये है, उसकी जांच नहीं हो पा रही। तो गांव में जहाँ अन्याय होगा, लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक होगा, संविधान को लोग नहीं मानेंगे, अराजकता बढ़ेगा, तो उसका जांच कैसे करेगी सरकार? आईजी के थ्रू करवाएगी या किससे कराएगी? जब अपने यहाँ जहाँ डीजी बैठा हुआ है, पूरे बिहार के सूबा का हेड है पुलिस का, जहाँ पूरे बिहार के मुखिया बैठे हुए हैं, वहां न्याय नहीं हो पाता है। आज न्याय के लिए लोग दिल्ली तक गुहार लगा रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसा समय कभी नहीं आया था बिहार में। और इसीलिए मैंने आपको कहा 6 महीने के भीतर धीरे धीरे दावानल विस्फोट, धीरे धीरे लोगों में गुस्सा आएगा। गुस्सा नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन लगता है गुस्सा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा अब आ रहा है, थोड़ा हमको रेप होप है क्या आएगा, आएगा। हाँ, और थोड़ा जुल्म होगा, समाजवाद जो है अंदर से निकल रहा है, निकल रहा है, फटेगी, आएगा आएगा फटेगी, आएगा आएगा। देखते रहिए आप, जो चीज लोग अभी नहीं सोच रहे हो होगा। परमानेंट नहीं किसी की सरकार होती है, सत्ता की एक्सपायरी डेट होता है। सत्ता, ताकत और शासन सबका एक्सपायरी डेट होता है, परमानेंट नहीं होता है। इसलिए जो लोग परमानेंट समझ लिए हैं उनको बाद में पता चलेगा। बिल्कुल ये टेम्पोररी चीज है। सत्ता का खुनस इतना है कि मान लीजिए आप दमनात्मक कार्रवाई कीजिएगा। रात को एक मेंबर पार्लियामेंट को, पप्पू को, रात को गिरफ्तार कर, आपको नोटिस देते कल नहीं हाजिर होगा तो हमें अरेस्ट कर लेंगे। रात में जबरन जाकर पकड़ करके आप अंदर करिए। वो भाग रहा था क्या? वो तो कोई भाग नहीं रहा था, पार्लियामेंट के मेंबर है, सेशन चल रहा। लेकिन सर कहना था उनका कि पप्पू जी मिल नहीं रहे थे हमको, अचानक आया। वो तो पार्लियामेंट में सेशन में हाजिर हुए, यहाँ डेरा पर आते थे, मिल कैसे नहीं रहेगा? ये तो बहाना बना रहे हैं। लेकिन आज आपको जो छात्रा को अब जौन उत्पीड़न भी साबित हुआ है नीट वाला में, वो इशू को उठाया, वो जिसमें सिस्टम, हमको जो सोचते हैं पूरा सिस्टम को, सिस्टम उसमें इन्वॉल्व है, तो सिस्टम वाला अपना काम करके दिखाया कि नहीं, इसको न इतना दिन, 3 दिन बंद रहो जेल में, या जितना दिन रखना होगा। तो न्यायालय पर है, इसलिए न्यायालय पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई है, वो इस काम में जितनी जल्दबाजी दिखाया है, उतना जल्दी उसको पकड़ने में लगा था नीट के छात्रा का, हत्यारा को, उसके परिवार को न्याय मिलता उसको। सब जगह बोल देगा, एक तो शकुन तकिया शब्द हो गया है कि हम उसको अथी करेंगे, क्या बोलता है, SIT जांच करवा देंगे, SIT जांच, एक ठो और तुरंत सजा करवाएंगे, दंड कराएंगे, स्पीडी ट्रायल। ये नया एक तो फैशन हो गया है। कहीं स्पीडी ट्रायल नहीं हुआ है। कितना केस हुआ है अभी तक? स्पीडी ट्रायल में किसको सजा हुआ है, जरा लिस्ट बताए सरकार। स्पीडी ट्रायल, अब लोग सुनता है स्पीडी ट्रायल मतलब तुरंत बहस होगा, तुरंत न्याय मिल जाएगा। न्याय का 2 कटघरा नहीं होना चाहिए, सरकार के लिए अलग और जनता के लिए अलग। न्याय का 1 कटघरा होना चाहिए, डॉक्टर लोहिया कहते थे। निश्चित तौर पे तो देख रहे हैं आप, जिस प्रकार से बिहार में ऐसी ऐसी घटना जो कहे बिहार की जो है रीढ़ को हिला दिया। सूरज यादव हो गया, नीट छात्रा का घटना हो गया, और तमाम मर्डर जो हो रहे हैं उस पे भी जो है आज नेताजी ने जो कहा है कि सरकार जो है हिलसा गया है, सरकार और प्रशासन की मानसिकता जो है दूसरे रूप में काम कर रहा है। और निश्चित तौर पे यदि आपको भी लगता है तो कमेंट्स करके जरूर हमको बताइएगा कि बिल्कुल बिहार और बिहार का सिस्टम किस ओर काम कर रहा है। तब तक दीजिए इजाजत। इसी तरह के मुद्दे और आपके सवाल जब हमको आप दीजिएगा, इसी निडरता के साथ सर से हम पूछते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।